पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। पाकिस्तान में किसी सियासतदान के हाथ साफ नहीं। शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि मैं अपनी जेब के बजाय अवाम की जेब भरना चाहता हूँ। मेरे हाथों पर ना अवाम का खून है और ना ही करप्शन का कोई दाग। हमें गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत नहीं आती। गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। कोई और सियासी जमात की सियासतदान नहीं है जिनके हाथ साफ है। उनका सियासत इस चीज का कि वो अपना जेब कैसे भरेंगे। अपना जेब भराने के बजाय आपका जेब को भरना चाहता हूँ। सारे सियासतदान को नजदीक से देखा है। उनका सियासत वही पुराना सियासत है, नफरत की सियासत जिसको हमने दफन करना है। मैं वाहिद सियासतदान हूँ, मेरे हाथ साफ है, मेरे मुखालिफ भी नहीं कर सकते। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून है। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता। मैं कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, मगर आपसे मदद मांगता हूँ। इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। सेनेट के इलेक्शन मार्च में इसलिए ताखीर नहीं हो सकती। साद रफी कहते हैं कुछ शोशे छोड़े जा रहे हैं, मगर इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब सा है। इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने सियासी बरादरी से अपना नाता नहीं बनाया। ये एक अनोखा लाडला था। वो कहता था मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, मैं ही रूल करूंगा, मैं ही मुल्क की सियासत के फैसले करूंगा, बाकी सारे जो हैं वो इररिलेवेंट हैं, बाकी सारे चोर हैं। चोर कहता था ना। अब आप चोरों से तवक्को करते हैं कि वो जाके आपके साथ खड़े हो जाएं। आपने किसी को इस काबिल छोड़ा है कि कोई आपके साथ है। अब ये जो सिनेरियो बना है 9 मई के बाद, ये सिनेरियो हमने तो नहीं बनाया। हमने तो खान साहब को मशवरा नहीं दिया था कि आप बहरान पैदा करने के लिए अपनी हुकूमतें तोड़ दें। हमने उनको मशवरा नहीं दिया था कि वो कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दें। हमने तो नहीं उनको कहा था कि आप 9 मई करें। अब 9 मई के वाकयात में जो मुलव्वस हैं वो उनके लीडर्स, उनकी तो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। अब अगर आज आप कह दें जी ये मुस्लिम लीग नून ने कराया, तो लोग हंसते हैं उनकी इस बात पे कि दूसरे जहां से पाकिस्तान जिस जगह से गुजर रहा है, इंटरम रिलीफ तो हमें मिल गया है, IMF से हमने मुआहदा कर लिया एक वक्ती तौर पे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ये मुंतखब लोगों का काम है जिनके पास अवाम का मैंडेट है कि वो लेजिस्लेशन करें, वो पॉलिसी मेकिंग करें, फिर आलमी अदारे भी उसको सीरियसली लेते हैं। सो रियासत के लार्जर इंटरेस्ट में ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 ही को हो इंशाल्लाह ताला, और उसमें 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए, और हम उसके लिए तैयार हैं। ये उसका हिस्सा है सारा। 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। चाहते हैं हालात खराब ना हो और इंतखाबात साफ और शफाफ हों। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात सियासत का हिस्सा हैं। देखें, ये जो सिक्योरिटी के जो खतरात हैं वो हमेशा रहे हैं। इसी तरह से 2013 के जो इंतखाबात थे वो भी कोई बहुत ज़्यादा पुरअमन उस तरीके से तो नहीं थे। तो ये चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं, आज भी मौजूद हैं, और ये सीरियस चैलेंजेस हैं और हम इनको सीरियस भी लेते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिसको हमारे सिक्योरिटी के इदारे कंट्रोल न कर सकें, जिसकी वजह से कोई बड़ा ख़तरा हमें नज़र आता हो जो किसी तौर पे भी इलेक्शन के इल्तवा की हवाले है। साथ ही मेरे ख्याल में ये भी फ़र्ज़ कर लिया कि अदालत जो है वो इन पिटीशन को सुनते हुए इलेक्शन के हवाले से कोई स्टे ऑर्डर जारी कर देंगी। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होने वाली। इस मुल्क के अंदर इंतखाबात कराने के लिए वाहिद आइनी इदारा जिसकी आइनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। किसी अदालत ने इलेक्शन नहीं कराने, निगरान हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने, मुर्तज़ा सोलंकी ने इलेक्शन नहीं कराने। हम पीछे मदद के लिए हैं। हमने सहूलत कारी करनी है, इआनत करनी है, जो हम कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून में सीनियर रहनुमाओं के आपसी इख्तलाफात पार्टी को सियासी नुकसान पहुंचाने का बायस बनने लगे। ज़िला नारोवाल में एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ के इख्तलाफात से मुकामी सियासत में नून लीग के लिए मसाइल बढ़ने लगे। दानियाल अजीज़ को पार्टी के शो कॉज नोटिस पर नाराज़ अहले हल्का और करीबी साथियों ने दानियाल अजीज़ को आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का मशवरा देते हुए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। दानियाल अजीज़ को अपने इलाके की अहम बरादरियों की हिमायत भी हासिल है। दानियाल अजीज़ का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना या ना लड़ने का फैसला आने वाले दिनों में मुतवक्के है। दानियाल अजीज़ माजी में नून लीग की क़यादत के बहुत करीब समझे जाते थे।
मेट्रोपॉलिटन सिटी को 15 साल में जंगल बना दिया गया है। कल 5 लोग कराची पर कब्जे की नजर हो गए। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से तसल्ली देने वाला कोई नहीं। शहरी किस दरवाजे पर इंसाफ की भीख मांगे। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अफसरान से लेकर अहलकार का इस शहर से कोई ताल्लुक नहीं है। निगरान वज़ीर आला सिंध बताएं शहरी किसका गिरेबान पकड़ें। मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर अब सिवाय रिश्वत के, रेट के और कोई कानून मौजूद नहीं है। इन बिल्डिंग के कोड्स और कवानीन, दुकानों के कोड्स और कवानीन लिखे हुए हैं। इन पे अमल दरामद होने की ज़रूरत है। लेकिन 15 साल से आपने अपने इस वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया है। और जंगल के भी कुछ कानून होते हैं, यहाँ पर पैसा सिर्फ कानून बन के रह गया है। ये जो कीमती जाने गई हैं, इसका आज हमें वज़ीर आला सिंध बताएं कि इस शहर के लोग अपने शहीदों, हादसात में होने वाले, जलने वाले, मारे जाने वाले लोगों के हिसाब किताब के लिए किसका गिरेबान पकड़े। कराची के शहरों को उस गिरेबान का पता लगना चाहिए जिसने 15 सालों से इस शहर को एक जंगल बना कर रखा है। मीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध हाई कोर्ट के यूसीज को बाख्तियार बनाने के हुक्म पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। 19 जून तक काउंसिल बनने का अमल मुकम्मल हो गया मगर ट्रांजिशन अब तक जारी है। इस अमल में निगरान हुकूमत हायल है। लगता है निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन है। हाफिज नईम का कहना था कि कराची की 1.5 करोड़ आबादी एमक्यूएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने खा ली। जमात इस्लामी के लोग जहां भी हैं वहां भरपूर काम हो रहा है। पूरे सिंध की आबादी का यह तनासुब तकरीबन 40% तक बनता है, 37 से 40%। इस आबादी में जो पैसे दिए जा रहे हैं यूनियन कमेटियों को, वो कराची के अलावा दिए जाने वाले पैसों का 1/7 है। अगर 7 रुपए आप उधर दे रहे हैं तो 1 रुपया कराची को दे रहे हैं। आप बताएं ये कितनी बड़ी ज्यादती है जो पीपल्स पार्टी और उसके तोसी और उसकी एक्सटेंशन जो केयर टेकर गवर्नमेंट कर रही है। और ये ज्यादती कराची के साथ हम नहीं होने देंगे। हम अदालत आलिया में इस पिटीशन को लेकर गए हैं कि यूनियन कमेटियों की इस रकम को बढ़ाया जाए और ओजीटी में हमारा जो प्रॉपर शेयर है 30 जून 1999 का, वो शेयर कराची को मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे अल अजीजिया केस के हवाले से, जिसमें नवाज शरीफ की अपील पर मेरिट पर समाअत का फैसला। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की है। अजीजिया केस में नवाज शरीफ की अपील पर मेरिट पर समाअत का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। वकील नवाज शरीफ अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि बेनामी ट्रांजैक्शन को साबित करना नैब की जिम्मेदारी थी। नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ सऊदी अरबिया की ऑडिट फर्म की फोटोकॉपी पर इन्हिसार किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि फोटोकॉपी को अदालत ने बतौर शवाहिद तस्लीम कैसे किया। क्या फोटोकॉपी बतौर सबूत पेश करने पर आपने एतराज किया था? एडवोकेट अमजद परवेज ने कहा कि मुकदमे में मरकजी गवाह सिर्फ 2 थे, बाकी सब ने रिकॉर्ड ही पेश किया था। नवाज शरीफ की फैमिली ने 1976 में दुबई में गल्फ स्टील मिल्स लगाई। अदालत ने वकील के दलाइल को आइंदा समाअत पर सुनने का कहकर मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 23 नवंबर के हुक्म को अदालत में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त सीनियर मरकजी रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने दायर की। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी सियासी जमात के इंटर पार्टी इंतखाबात पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि इसके पास इसका इख्तियार ही नहीं। मुअज़्ज़ज़ अदालत तहरीक इंसाफ के 10 जून 2022 को करवाए गए इंटर पार्टी इंतखाबात को मौसर और पार्टी आइन के मुताबिक करार दे। मुअज़्ज़ज़ अदालत इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर मजीद किसी हुक्मनामे के इजरा से गुरेज का भी पाबंद बनाए। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी के ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया है। रिमार्क्स दिए कि तहकीकात की जाएं। सबसे पहले ये ऑडियो जारी कहाँ से हुई है? अदालत ने FIA, पैमरा और PTA से जवाब तलब कर लिया। कहा पैमरा बताए निजी गुफ्तगू कैसे TV पर नशर हुई। अदालत ने दरख्वास्त की कि कॉपी DGISI को भी भेजने का हुक्म दे दिया है। अफगानिस्तान आलमी दहशत गर्द तंजीमों का गढ़। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में TTP अफगान हिमायत का मरकजी किरदार रहा। अफगान सरजमीन में
23 में से 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद खत्म होते ही दोबारा मुतहरिक हो गई। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में अमेरिका और चीन समेत 53 ममालिक शामिल हैं। अफगानिस्तान से अलकायदा यूरोप और अमेरिका को निशाना बनाती है, जबकि तहरीक इस्लामी तुर्कमानिस्तान, चीन और IMU उज़्बेकिस्तान को निशाना बनाती हैं। आपको खबर दें कि पाकिस्तान ने अमेरिका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ाम का मामला अमेरिका से उठाने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं कि जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ाम संजीदा नौयत के हैं और पाकिस्तान उन्हें संजीदगी से देखता है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने दहशतगर्दी पर अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए इसको हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। मजीद अनवर अब्बास की रिपोर्ट में जानिए। को हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात एक संजीदा मामला है। निगरान वजीर आज़म ने मामला अमेरिका के साथ उठाने की हिदायत की है। मुमताज ज़हरा बलोच ने दहशतगर्दी पर अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए उसको हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया है और कहा कि इंसदादे दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की माली मुआवनत पर पाकिस्तानी इक़दामात को दुनिया तस्लीम करती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने शहजाद अकबर पर हमले में किसी पाकिस्तानी के किरदार की तरदीद करते हुए कहा कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है। अमित शाह समेत भारतीय क़यादत के कश्मीर पर गैर जिम्मेदाराना बयानात की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने कभी कश्मीर पर भारतीय कब्जा तस्लीम नहीं किया। कैडेट कॉलेज कोहाट में 58वीं यौम वालदैन की तकरीब मुनक़िद की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। निगरान वज़ीर आज़म ने चैम्पियनशिप का परचम रुस्तम हाउस के हवाले किया। तकरीब से खिताब में कहा, जदीद तालीम का हुसूल हमारी तरजीह है। मुसाबक़त की जदीद दुनिया में आला तालीम ही कामयाबी की ज़मानत है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में अफसरान और नौजवानों से गुफ्तगू। दौरे के दौरान सिपहसालार को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। पहली बार मुनाकिदा कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से भी खिताब किया। कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुरअज़म। आर्मी चीफ ने पेशावर का दौरा किया। सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और नए जमशुदा अजला में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की। बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। कहा कि पाक फौज मादर वतन की हिफाजत का फरीसा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने पहली बार मुनक़्क़दा कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से भी खिताब किया। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम की पुरअज़म हिमायत के बाइस ही सूबे में इस्तेहकाम और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों पर पेशरफ्त हासिल हुई है। यहाँ पर आपको बताएं कि कराची के अर्शी शॉपिंग मॉल में गुज़िश्ता रोज आग लगने का वाक़या पेश आया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल टीम ने जलने वाली इमारत को महफूज करार दिया है। बिल्डिंग में मामूली मरम्मत रंग रोगन के बाद रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। बिल्डिंग का नक्शा 1990 में पास हुआ था। मजीद तफसीलात जानेंगे वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत बताइए। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल टीम ने गुज़िश्ता रोज जलने वाली बिल्डिंग का दौरा किया था। SBCA की टीम का ये कहना था कि इस बिल्डिंग के अंदर कहीं भी कॉलम्स में कोई भी क्रैक के निशान नहीं मिले, जिसके बायस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो कल रात को बिल्डिंग को सील किया गया था उसे खोलने के अहकाम जारी कर दिए गए। बहुत जल्द इस बिल्डिंग को अनसील कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बोल न्यूज को सिंध मास्टर प्लान से एक नक्शा भी मौसूल हुआ है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि 1990 के अंदर अर्शी मॉल का नक्शा पास हुआ, जिसके अंदर कोई भी फायर एग्जिट मौजूद नहीं था। जबकि हुकूमत सिंध के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल प्लान के तहत जब भी कोई भी हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती है उसके अंदर फायर सेफ्टी का इंतजाम किया जाता है। इस बिल्डिंग के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं किया गया था। ये कमर्शियल लैंड थी, जिसके बाद बिल्डिंग तामीर की गई और उसके बाद कमर्शियल प्लाजा बनाया गया और मॉल बना दिया गया था, जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए गए थे। SBCA की जानिब से 1 से
2 घंटे बाद इस बिल्डिंग को डी सील कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि रंग रोगन करके छोटा मोटा मुरम्मती काम करके इस बिल्डिंग के अंदर रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत दे दी जाएगी। जी ठीक है, वजाहत आपका बहुत शुक्रिया। कराची में आयशा मंजिल पर वाक़ अर्शी शॉपिंग सेंटर में खौफनाक आतिशज़दगी में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। शॉपिंग सेंटर की इमारत से एक और लाश निकाल ली गई है। मुतासरा इमारत को सील कर दिया गया है। शॉपिंग प्लाजा और इमारत में लगने वाली आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद कूलिंग का अमल और रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने पर मुतासरा इमारत को सील कर दिया गया। कराची में अर्शी शॉपिंग सेंटर में आग ने सब खत्म कर दिया। दर्जनों खानदान बेघर हो गए, सब कुछ जलकर खाकस्तर हो गया। खौफनाक शोलों के बायस मकीनों को अपना सामान निकालने तक का मौका नहीं मिल सका। मुतासरीन ने इंतजामिया से जल्द फ्लैट्स का मुआयना करके क्लियरेंस देने की अपील कर दी है। आप हमारी बिल्डिंग चेक कर ले, हमें हमारे घर जाने दे। कोई घर नहीं है हमारा, हमें अपने घर जाने दे। और नहीं है तो बताइए टेंटों में रात गुजरती है, कैसे छोड़ के चले जाए? तिक्का जमा किया है, कहाँ जाए? अर्शी शॉपिंग सेंटर में भड़कते शोलों ने मकीनों को पल भर में बेघर कर दिया। हौलनाक आग के बायस शहरियों को जरूरत का सामान निकालने का भी मौका नहीं मिल सका। जान बच गई, यही गनीमत जाना। स्ट्रक्चर नीचे आप चेक कर लें, कोई परेशानी की बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। हम में कुछ चैनल पर ये न्यूज़ चल रही है कि बिल्डिंग गिर रही है, या ऐसा कुछ नहीं है। हम ये चाह रहे हैं हमें कुछ टाइम की इजाज़त दी जाए, क्योंकि बच्चों के पेपर शुरू हो गए। आज भी पेपर है 3 बजे भतीजे का, कल मेरे बेटे का पेपर है। मुतासरीन ने सख्त सर्दी की रात सड़क पर गुजारी, बच्चे टिटरते रहे। हमें अंदर जाने दें ताकि हम अपने घर को जाके एक नज़र देखें, बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें उठा लें। बस जैसे थे वैसे निकल के बाहर आ गए, ना कोई स्वेटर पहना हुआ है बच्चों ने, ना कुछ है। हमारे घर खुलवा दें, हमें अपने घर जाने दें ताकि जो भी है हम देखें, अपने घर से ज़रूरत का सामान लें। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया जल्द से जल्द फ्लैटों का मुआयना करके हमें अंदर जाने की इजाज़त दे। हमें अंदाजा नहीं है कि हमारे फ्लैटों में क्या जला है क्या नहीं जला है। फ्लैट खुले पड़े हैं, सामान सारा हमारा खुला पड़ा है, क्या जला है कुछ नहीं पता। बस हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे कहें कि भाई हमें जाने दिया जाए। क्या जला क्या बचा, मुतासरीन अपने घरों की हालत सार देखने को बेताब हैं। यहाँ पर आपको हम खबर दें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस पर सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की समाअत करेगा। इस बारे में जानते हैं वोलिस के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सदारती रेफरेंस जो है उसको बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है, जो 12 दिसंबर को 11:30 बजे जो है दिन समाअत करेगा। बेंच में जो है वो चीफ जस्टिस के साथ साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी शामिल हैं। जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा है, जबकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी इस 9 रुकनी बेंच में शामिल है। 9 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते मंगल के रोज जो है इस केस की बाकायदा समाअत करेगा। ये केस जो है वो गुज़िश्ता 11 साल से जो है वो ज़ेरे इल्तवा है, तो अब चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा की जानिब से जो है इसको बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में भुट्टो शहीद के सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, और उसमें 5 सवालात पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी गई थी, और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो है वो कुल 6 समाअतें की थी। उसके बाद ये केस जो है वो मुसलसल इल्तवा का शिकार रहा, तो अब 11 साल बाद इसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, और मंगल को दिन 11:30 बजे इसकी बाकायदा समाअत होगी। जी बहुत शुक्रिया तैयब, आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली है। गुलिस्तान जौहर में कार सवार 2 भाइयों को डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। कार ना रोकने पर डाकुओं की फायरिंग से फ्रंट सीट पर बैठा छोटा भाई जख्मी हो गया। ड्राइविंग करने वाले भाई ने गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ाई तो जौहर मोड़ के करीब पहुंचकर गाड़ी बड़े पत्थर से टकराकर उलट गई, जिससे फायरिंग से पहले से जख्मी नौजवान को मजीद चोटें आई और वो दम तोड़ गया। जाँ बहक नौजवान यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, जिसे बड़ा भाई छोड़ने जा रहा था। वाक़े से मुतालिक गुलिस्तान जौहर और शार फैसल थाने की पुलिस हुदूद के तनाज़े में उलझ गई। जाँ बहक नौजवान गुलिस्तान जौहर का रिहायशी था, जिसकी शनाख्त मुर्तज़ा हुसैन रिजवी के नाम से की गई है। बहावलपुर चिड़ियाघर में हलाक शख्स की शनाख्त हो गई। फोरेंसिक रिपोर्ट फिंगरप्रिंट्स के मुताबिक जाँ बहक शख्स का नाम मोहम्मद बिलावल वल्द मोहम्मद जावेद है। ताल्लुक लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से बताया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इस शख्स पर 3 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें चालान भी हो चुके हैं। शनाख्त के बाद बहावलपुर पुलिस ने लाहौर पुलिस से रब्ता किया, जिसके बाद उसके घर वो रसा से रब्ता किया गया।
मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ चिड़ियाघर में शेरों के हमले से ये शख्स हलाक हो गया था। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां कैनाल रोड के करीब बिजली के खंभे लगाते हुए 3 मजदूरों को करंट लग गया। वाक़े में एक मजदूर जाँ भाग जबकि 2 जख्मी हो गए। दोनों मजदूरों की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू मेडिकल टीमों ने मुतासरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि जाँ भाग मजदूर की लाश को ज़रूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने PIA के निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार ने निगरान हुकूमत को PIA की निजकारी से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया गया कि निगरान हुकूमत पॉलिसी मामलात पर फैसले नहीं कर सकती। आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत को PIA की निजकारी का इख्तियार नहीं, कौमी असासे की निजकारी के बजाय इस्लाह की जाए। लाहौर में पंजाब पुलिस ने एक दिन में शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस फराहमी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक रोज़ में 1,11,000 से ज़ायद शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। IG पंजाब का कहना है कि पंजाब के तमाम बड़े शहरों में हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे पुलिस दफातर शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में लाहौर ने टॉप कर लिया। पंजाब पुलिस ने एक रोज में 1,11,000 से जायद लाइसेंस जारी कर दिए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर में 27,000, फैसलाबाद में 8,113, गुजरावाला में 7,843 शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंसेस जारी किए गए। रावलपिंडी में 7,597, मुल्तान में 6,000 ड्राइविंग लाइसेंसेस जारी किए गए। पंजाब पुलिस गुज़िश्ता 5 रोज में 4,20,000 से जायद शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर चुकी है। जारी किए जाने वाले लाइसेंसेस में लर्निंग, नेशनल, इंटरनेशनल, तजदीद वाले समेत ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक तमाम इजला में ट्रैफिक पुलिस के दफातर खिदमत मराकज शहरियों को बिला तात्तुल ड्राइविंग लाइसेंस फराहम कर रहे हैं। IG पंजाब के मुताबिक हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम जारी है। खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से, जहां ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपए पर मुस्तहकम रहा। कौमी क्रिकेटर शान मसूद कहते हैं प्रैक्टिस मैच खेलने से कंडीशंस और पिच को समझने में मदद मिलती है। ये फर्स्ट क्लास मैच है, इसलिए इसमें मुकाबले की फ़ज़ा रहती है। इस तरह के मैच से टेस्ट की तैयारी में मदद मिलती है। इस मैच में अभी तक जो भी चीज़ें हमने की हैं वो आगे हमें मदद करेंगी। हमने पिछले 2-3 वर्षों में अपनी क्रिकेट आसान रखने की कोशिश की है। संग मील अहमियत रखते हैं, लेकिन असल अहमियत खेलने के तरीके, फॉर्म और फिटनेस की है। मेरी कोशिश होगी कि इस फॉर्म को बरकरार रखूं। बॉलर्स ने अभी तक अच्छा रिस्पांस दिया और रन रेट कंट्रोल में रखा। और अभी आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ पाकिस्तान ने 391 रन्स 9 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है। शान मसूद की शानदार बैटिंग, 201 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम ने 40, सरफराज अहमद ने 41 और अब्दुल्ला शफीक ने 38 रन्स की इनिंग्स खेली। दौरे ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान का ये वाहिद प्रैक्टिस मैच है। ग्रीन कैप्स और कैंगरूज के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में स्मॉग का रोग बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर है। कराची 5वें नंबर पर आ गया। बालाई इलाकों में सर्दी ने शहरियों के दांत बचा दिए। लेह में -10 के साथ सरतरीन मुकाम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। रुख करेंगे गिलगित का, जहां गोरो जगलोट का मुकाम याक के गोश्त से तैयार होने वाली रोटी के हवाले से मशहूर है। इसको कैसे पकाते हैं और लोग कितना पसंद करते हैं, देखते हैं गिलगित से नदीम खान की इस रिपोर्ट में। ये गिलगित का जगलोट गोरो का छोटा सा बाजार है, जहाँ लंबे लंबे बालों वाले याक का गोश्त सर्दियों में दस्तयाब होता है। साथ ही यहाँ याक के गोश्त के कीमे के साथ देसी मसाले के साथ ये रोटी भी पकाई जाती है। इसको मकामी जबान में छपशुरो यानी गोश्त वाली रोटी कहते हैं। इसको हमारी जबान में कहते हैं छपशुरो। इसके अंदर हम सर्दियों में याक का गोश्त डालते हैं और प्याज डालते हैं, पुदीना, धनिया और अदरक, लहसुन वगैरह वगैरह इसके अंदर यूज़ होता है सर। उसके बाद नमक, बस।
गर्मियों में सयाह यहाँ आते हैं तो इस रोटी को बहुत पसंद करते हैं। सर्दियों में मकामी लोग जिस्म को गर्म रखने के लिए छप शोरों को बेहतरीन सौगात करार देते हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो पिज़्ज़ा को ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन आजकल छप शोर जो है हमने गिलगित के लोगों ने वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की है, जिसकी वजह से वहाँ पे अब ये गिलगिती पिज़्ज़ा के नाम से जानी जाती है और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। याक के गोश्त की इस रोटी को जिला नगर की रिवायती डिश कहा जाता है, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल बुनियादों पर पूरे इलाके में दस्तयाब है। और जद्दा में जारी रेड सी फिल्म फेस्टिवल में आज अवार्ड्स का ऐलान किया जा रहा है। फेस्टिवल में पाकिस्तान की 4 फिल्मों ने हिस्सा लिया, जबकि अदाकारा माहिरा खान भी अवार्ड तकरीब में शिरकत के लिए जद्दा पहुंच गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं जद्दा में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। जी मोइन, बताइए। जी बिल्कुल, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज 8वां रोज़ है और 8वें रोज़ क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो मुनक्किद की जा रही है। 70 ममालिक की 130 से ज़ायद फिल्मों ने इस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया, जिसमें आज अनाउंसमेंट की जा रही है कि बेहतरीन अदाकार कौन रहा, बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड, इसी के साथ साथ बेहतरीन सऊदी फिल्म और बेहतरीन इंटरनेशनल फिल्म के अवार्ड की अनाउंसमेंट भी आज के रोज़ की जा रही है। क्लोजिंग सेरेमनी में शिरकत के लिए दुनिया भर से जो आर्टिस्ट हैं वो भी इस वक्त जद्दा पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान भी आज इस क्लोजिंग सेरेमनी का हिस्सा बनने जा रही हैं। पाकिस्तान की 4 फिल्मों ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने पार्टिसिपेशन की, जिसमें इन फ्लेम्स है, ईद मुबारक है, वक्री है, और आज के रोज़ 2 फिल्में पाकिस्तान की दिखाई जा रही हैं, जिसमें ईद मुबारक है और इन फ्लेम्स है। इसके अलावा भारतीय अदाकारा आलिया भट्ट के लिए एक खुसूसी कन्वर्सेशन सेशन जो है वो भी मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके बाद तमाम तर फनकार जो हैं वो रिट्स कार्टन होटल पहुंचेंगे और सऊदी अरब वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे इस क्लोजिंग सेरेमनी का आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।